हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस रिपब्लिक डे सिर्फ सेलिब्रेट ही नहीं बल्कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे भी। फुल फैक्ट्स लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ। नमस्ते, मैं हूं जूही और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सोचो, एक ऐसा कंट्री जहां कोई रूल ना हो, जहां सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्टेड ना हो, इवन गवर्नमेंट के पावर पे कोई कंट्रोल ना हो। ऐसे देश में डेमोक्रेसी सिर्फ एक वर्ड बन के रह जाती है। इसलिए किसी देश को सही तरीके से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करती है। एक क्वेश्चन यहाँ ये उठती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का सुप्रीम लॉ होती है जो डिसाइड करती है पावर किसके पास होगी, उसकी लिमिट क्या होगी, और गवर्नमेंट जब कोई स्टेप उठाए तो सिटीजन उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इवन डिफरेंट कल्चर्स, और यही हमारी इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। 1947 के आज़ादी के बाद इंडिया को चाहिए था स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। तब इंडिया ने डिसाइड किया क्यों ना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। यहाँ से स्टार्ट होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जर्नी। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में बनकर रेडी नहीं हुआ। ये एक लॉन्ग, सीरियस एंड थॉटफुल प्रोसेस का रिजल्ट था। 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, जिसका काम था इंडिया के लिए नया और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, जिसमें टोटल मेंबर्स 389 थे, जो 1947 में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद 299 रह गए। इस दौरान कुछ लोगों की डेथ भी हुई, और ये लोग इंडिया के हर सेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे, लाइक स्टेट्स, कम्युनिटीज, एक्सपर्ट्स एंड लीडर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना। इस दौरान एक टोटल 11 सेशंस हुए। हर आर्टिकल पर डिस्कशन किया गया और हर वर्ड को सोच समझ कर लिखा गया, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क रेडी हो सके। इस जर्नी में बहुत लोगों का इम्पोर्टेंट रोल भी था, जिसमें पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल ड्राफ्ट लिखा और फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रॉन्ग बनाया, इवन सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को भी इंश्योर किया। इसलिए इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के की लीडर थे। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किए, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्शन सेट हुआ। BN राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उन्होंने वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी कर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट आइडियाज अडॉप्ट किए, लाइक USA से फंडामेंटल राइट्स, UK से पार्लियामेंट सिस्टम एंड आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है, जिसकी कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने किया और इलस्ट्रेशन बनाए नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कुछ लीडर्स का काम नहीं था, ये एक कलेक्टिव एफर्ट था, जहां हर लाइन फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखकर लिखा गया, और इस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की सबसे बड़ी हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनी, जिसे 26 नवंबर 1949 को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया, और पूरे 2 महीने के इंतजार के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ ये भी उठती है कि 2 महीने का इंतजार क्यों और 26 जनवरी ही क्यों। आइए जानते हैं इसके पीछे की फैक्ट। 26 जनवरी कोई रैंडम डेट नहीं थी। इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट से था। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी, पूर्ण स्वराज, इट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इससे पहले इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर सिर्फ डोमिनियन स्टेटस चाहता था, लेकिन 1930 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्हें पूरी आजादी चाहिए। उस दिन पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे के जैसे सेलिब्रेट भी किया गया था। इसलिए लीडर्स ने सोचा कि उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट कर 1930 के पूर्ण स्वराज को ट्रिब्यूट दिया जा सके। जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उस टाइम टोटल आर्टिकल्स 395 थे, जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और टोटल 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अभी की बात की जाए तो टोटल आर्टिकल्स 448, जो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और 12 शेड्यूल्स हैं। 50+ आर्टिकल्स जोड़े गए और 100+ अमेंडमेंट भी हुई, क्योंकि नए स्टेट्स बने, टेक्नोलॉजी आई, इकोनॉमी चेंज हुई, इवन सोसाइटी भी मॉडर्न हुई।
इसलिए समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपडेट किया गया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ ये भी उठती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जरूरी है? तो इसका आंसर है यस। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जरूरी है, लेकिन एक बैलेंस और लॉजिक के साथ। चेंज हो बट लॉजिक के साथ, किसी को पावर मिले तो लिमिट के साथ। आइए जानते हैं इसे वर्ल्ड के कुछ एग्जाम्पल से। रसिया में प्रेसिडेंट सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए ही पावर में रह सकते हैं, लेकिन 2020 में एक अमेंडमेंट हुई जिसमें पुतिन के पुराने टर्म्स को रीसेट किए गए। अब वो 2036 तक पावर में रहेंगे। ऑफिशियल रीजन ये दिया गया कि स्टेबिलिटी और नेशनल इंटरेस्ट, बट वहीं के क्रिटिक्स का कहना था कि ये डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। वहीं बात चाइना की जाए तो 2018 में एक अमेंडमेंट हुई जिसमें यह बताया गया कि जिनपिंग अब लाइफ टाइम पावर में रहेंगे। ऑफिशियल रीजन ये दिया गया कि स्ट्रांग लीडरशिप स्ट्रांग नेशन, बट ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा सिग्नल था कि चाइना और ज्यादा सेंट्रलाइज हो रहा है। यूएस की बात की जाए तो वैसे तो यूएस में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज काफी कम ही होते हैं। 11 सितंबर 2001 एक ऐसी डेट जो अमेरिका के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए टर्निंग पॉइंट बनी। इस दिन सिर्फ बिल्डिंग नहीं गिरी, बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और फ्रीडम का मीनिंग भी चेंज हुआ। 9/11 के दिन 4 कमर्शियल एयरप्लेन हाईजैक किए गए, जिसमें करीबन 3000 लोगों की डेथ हुई और बिलियंस ऑफ डॉलर का इकोनॉमिक लॉस हुआ। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। उन्होंने 45 दिन के अंदर एक एक्ट पास कराया, पैट्रियट एक्ट। इस एक्ट के तहत FBI, NSA और CIA को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी गई, जिसमें वो फोन कॉल्स और मेटा डाटा कलेक्ट कर सकते थे, इवन ईमेल और ऑनलाइन एक्टिविटी को भी मॉनिटर कर सकते थे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सब विदाउट कोर्ट अप्रूवल होता था। गवर्नमेंट का कहना था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स भी चाहिए, लेकिन वहीं के सिविल राइट्स ग्रुप का कहना था कि प्रिवेसी कोई लग्जरी नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स है। अगर गवर्नमेंट सब कुछ देख सकती है तो यहाँ पे डेमोक्रेसी कमजोर होता है। एक लाइन है, इफ यू हैव नथिंग टू हाइड यू हैव नथिंग टू फियर। ये लॉजिक काफी डेंजरस है, क्योंकि पावर का मिसयूज कभी भी हो सकता है। पैट्रियट एक्ट का इंटेंट शायद गलत नहीं था, लेकिन स्केल और सीक्रेसी प्रॉब्लम बन गई थी। वहीं इंडिया की बात की जाए, इंडिया में 1976 में इमरजेंसी के दौरान जब PM इंदिरा गांधी पावर में थी तो एक अमेंडमेंट लाया गया था। इस अमेंडमेंट में लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और वहीं जुडिशियरी की पावर को लिमिट की गई। इस पर अपोजिशन का कहना था कि ये अमेंडमेंट सिर्फ पावर के लिए है, ये डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। और वहीं अमेंडमेंट का एक दूसरा पहलू, 2002 में एक अमेंडमेंट होती है राइट टू एजुकेशन, जहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। इसका इम्पैक्ट सिर्फ लॉ नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर पे था। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें अमेंडमेंट जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि अमेंडमेंट लोगों के लिए है या पावर के लिए। इस रिपब्लिक डे सिर्फ सेलिब्रेट ही नहीं बल्कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानिए, समझिए और डिसीजन लीजिए। हैप्पी रिपब्लिक डे।